नमस्कार आप सभी को और अरदास क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि सभी लोग अपनी तैयारी में पूरी मुस्तैदी से लगे हुए होंगे। तो आइए, सामने आप देख रहे हैं कि वर्ल्ड का एक मैप आपके सामने रखा हुआ है और इससे साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं हम इस पे आज भूगोल विषय यानी कि ज्योग्राफी को लेकर के बातचीत करेंगे कि कैसे ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट जिसका नेचर है प्रेजेंटेशन का, जिसका नेचर है पूरी दुनिया को अपनी आंखों से मैप से ट्रेस करके देखने का, उसके बाद समझने का और फिर उसके बाद उसके ऊपर उसके द्वारा दी गई थ्योरी और सभी चीजों के अध्ययन के बारे में पूरी गहनता से पढ़ने और अध्ययन करने का। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मैप के थ्रू ज्योग्राफी आप सब ने, जितने स्टूडेंट्स अभी तक हमसे पढ़े होंगे और जिन लोगों ने जेआरएफ क्वालिफाई किया और कई सारे लेक्चरशिप एग्जाम में काफी हाईली रैंक लेकर के अभी पोस्टेड हैं और टीजीटी पीजीटी में भी काफी अच्छा एक पोजीशन बनाया है सबने मैपिंग के इस क्लास को जरूर हमेशा से मिस किया है कि वो पहली क्लास, वो पहला लेक्चर जहां से भूगोल की शुरुआत, जहां से ज्योग्राफी की बिगिनिंग में सर ने एक ऐसी चीज सिखाई थी जो हमेशा के लिए आंखें खुली रखी। और उसके बाद चाहे जियोमॉर्फोलॉजी हो, क्लाइमेटोलॉजी हो, ओशनोग्राफी हो यानी भूआकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान या समुद्र विज्ञान हो, फिजिकल ज्योग्राफी के सारे पहलुओं को, सारे सिद्धांतों को, सारे कॉन्सेप्ट को समझना आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। इसके अलावा जैसे ही आप ज्योग्राफिकल थॉट में एंट्री करते हैं और फिर ह्यूमन ज्योग्राफी के इकोनॉमिक सेक्शन, एग्रीकल्चर, पॉपुलेशन, पॉलिटिकल ज्योग्राफी, सेटलमेंट ज्योग्राफी, इन सब में आपको यहाँ से इतनी हेल्प मिलती है कि दुनिया के किसी भी एरिया में, किसी भी क्षेत्र में अगर कोई लोकेशन आप फाइंड आउट किए हुए रहते हैं अपने माइंड में, तो उसके बारे में डिटेलिंग पढ़ना बहुत आसान हो जाता है और जितने भी फैक्ट्स होते हैं खास करके वो याद करना आप सबके लिए बहुत आसान हो जाता है। तो आइए एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लेते हैं कि आखिरकार ज्योग्राफी में वर्ल्ड मैप का क्या रोल है और अगर भूगोल यानी कि ज्योग्राफी नॉर्थ पोल से लेकर साउथ पोल और ये वेस्ट से लेकर के ईस्ट तक, अगर यही पूरा अपनी प्लॉट है भूगोल वालों के लिए, तो क्यों ना इस प्लॉट को एक बार बारीकी से देखें और फिर इसी पर जितने भी लैंडफॉर्म्स हैं, जितनी भी ह्यूमन या फिजिकल एक्टिविटीज हैं, चाहे अर्थ के इनसाइड इंटीरियर से हो, चाहे आउटसाइड एक्सटीरियर से हो, या ह्यूमन एक्टिविटी के कारण किए गए जितने भी डेवलपमेंट के सारे कारनामों को हम सिर्फ इतने ही दूर में देखते हैं। और यही दुनिया भूगोल की दुनिया है जिससे कि बारीकी से हम सब का और जितने भी ह्यूमन बीइंग्स के साथ साथ प्लांट्स, एनिमल्स हैं, उन सब का इन्हीं से संबंध है। तो आइए सबसे पहले इसको समझते हैं। वर्ल्ड पे जब भी आप नजर डालते हैं तो यहाँ पर कुछ चीजें आपके लिए जरूरी हो जाता है। वर्ल्ड को हम पॉलिटिकली 7 कॉन्टिनेंट में डिवाइड करते हैं, यानी कि आपको सातों महाद्वीपों की जानकारी अच्छे से होना चाहिए। तो हम क्यों ना इन महाद्वीपों की या कॉन्टिनेंट्स की जानकारी को एरिया वाइज सिस्टमेटिकली देखें कि सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है अकॉर्डिंग टू एरिया और फिर स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है। इस तरह से हम फिर ओशन को समझें और सबको उसके एक्चुअल पोजीशन के साथ विजुलाइज करके फिर अपना चैप्टर पलटें, चाहे कोई भी सेक्शन आप पढ़ने की शुरुआत करते हैं। जैसे ये एरिया आप सबको मालूम है और इस एरिया में मैं डालता हूं नंबर 1, यानी कि इस दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप, सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट एशिया है, जो कि ये रीजन आपके सामने हमने हाईलाइट किया है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आते हैं तो ये कॉन्टिनेंट आप सब ने देखा है और इसको कई नामों से आप जानते हैं। अफ्रीका वैसे बोलते हैं, अंध महाद्वीप भी कहा जाता है, एक ऐसा डार्क कॉन्टिनेंट जिस कॉन्टिनेंट के बारे में माना जाता है कि सहारा डेजर्ट इतना बड़ा एरिया जिसके बारे में बहुत ज्यादा अध्ययन एक जमाने में नहीं हो पाया था, तो इसको अंध महाद्वीप, और जस्ट बगल में हम अंध महासागर पे भी चर्चा करेंगे जब ओशन पे आएंगे। तो अभी हम जानते हैं पहले नंबर पे एशिया और दूसरे नंबर पे ये अफ्रीका है अकॉर्डिंग टू एरिया। थर्ड नंबर पे आते हैं तो मैं यहां पर दिया हूं 3 नंबर,
नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट को। तो उत्तरी अमेरिका जो महाद्वीप है वो तीसरे नंबर पे आता है, और फिर उसी के जस्ट नीचे फोर्थ नंबर पे हमने दिया साउथ अमेरिका को अकॉर्डिंग टू एरिया। ध्यान रखें, अकॉर्डिंग टू एरिया फिफ्थ नंबर पे हमने नीचे कॉन्टिनेंट है अंटार्कटिका। तो अंटार्कटिका को हमने पांचवें नंबर पे लिया, और छठे नंबर पे लिया यूरोप, यूरोप को लिया, और सातवें पे आ गया ये आपका ऑस्ट्रेलिया। इससे सभी लोग परिचित होते हैं। तो इन सातों कॉन्टिनेंट को अकॉर्डिंग टू एरिया इसी तरह से आप सिस्टम में पढ़ें जब भी आप वर्ल्ड मैप के बारे में सोचें। तो पहला काम ये कर लेना है। ठीक इन्हीं महाद्वीपों के आसपास आप क्या देखते हैं, महासागरों की स्थिति है। कॉन्टिनेंट्स के साथ साथ हम ओशन की कंडीशन देखते हैं। जियोमॉर्फोलॉजी में पढ़ते हैं, जब हम वैगनर के थ्योरी में देखते हैं तो एक वर्ड आता है एंटीपोडल। कॉन्टिनेंट एंड ओशंस आर एंटीपोडल कंडीशन। ये दोनों एंटीपोडल कंडीशन में है, एक दूसरे के विपरीत सामने खड़े होते हैं। जैसे अगर एक कॉन्टिनेंट है तो ओशन आ गया, फिर कॉन्टिनेंट है तो फिर ओशन आ गया। कोई भी कॉन्टिनेंट कंटिन्यू नहीं है और ना ही कोई ओशन कंटिन्यूअस फैला हुआ है। इसी को एंटीपोडल कहते हैं, यानी एक के सामने एक विरोधी नेचर की चीजें सामने है। आइए इसके बाद हम बात करेंगे इन्हीं कॉन्टिनेंट्स के आसपास के ओशंस की। तो टोटल ओशंस की संख्या आपको ध्यान रखना है कि 5 है, और इन पांचों ओशन को हम चाहें देख भी सकते हैं, फिर हम दोनों को कंबाइन करने की कोशिश करेंगे। आइए यहाँ पर वर्ल्ड मैप पे हमने कोशिश की है उन सभी ओशन को आपके सामने रखने का, जिसमें सबसे पहले नंबर पर हमने एक नंबर दिया और वो है पैसिफिक ओशन। दूसरा नंबर हमने दिया अटलांटिक ओशन को, जो आपके सामने ये दिख रहा है। तीसरा नंबर हमने दिया इंडियन ओशन को, थर्ड पोजीशन है अकॉर्डिंग टू एरिया देखें। और चौथा हमने यहाँ पर लिखा सदर्न ओशन को, और पांचवा जो इन सबसे छोटा है उसको हम आर्कटिक ओशन बोलते हैं। तो अब देखिए, आपने 1 2 3 4 5 देख लिया। अब चूंकि वर्ल्ड इक्वेटर से डिवाइड है दो हिस्सों में, ऊपर के हिस्से को यानी इक्वेटर अगर यहाँ है, इसके ऊपर के हिस्से को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यानी उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं, और इसके नीचे के हिस्से को सदर्न हेमिस्फीयर यानी कि दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। अब इस वजह से चूंकि पैसिफिक ओशन दोनों हेमिस्फीयर में बड़े दूर तक फैले हुए हैं, क्योंकि बड़ा ओशन भी है, तो इसको हम नॉर्थ पैसिफिक भी बोलते हैं, और इक्वेटर के उस पार वाले को, और इधर वाले को साउथ पैसिफिक भी कहते हैं। इसी तरह से अटलांटिक को हम नॉर्थ अटलांटिक भी बोलते हैं, और साउथ वाले हिस्से को साउथ अटलांटिक भी बोलते हैं, जो इक्वेटर के वजह से ऐसे हुआ। यानी कि अगर हम यहां से ये लेके चलें, थोड़ा सा चेंज कर देता हूं आपको क्लियर समझ में आएगा। तो इस एरिया से लेकर के यहां से ये जो लाइन है, ये इक्वेटर आ गया, ये नॉर्थ साउथ में डिवाइड कर रहा है। क्लियर है। अब उसके बाद जब इन ओशन और कॉन्टिनेंट की बात करते हैं, तब आपको अगर ये विजुलाइज दोनों देखे हुए रहते हैं बिल्कुल उस हिसाब से कि आपने इसका पिक्चर माइंड बिठा लिया है। अब यहां से सवाल देखिए, कुछ प्रश्न कैसे बनते हैं और उस क्वेश्चन का आप आंसर कीजिएगा। नॉर्थ अमेरिका लोकेटेड बिटवीन विच ओशंस। उत्तरी अमेरिका जो है, नॉर्थ अमेरिका किन ओशंस के बीच लोकेटेड है, स्थित है। आपको दो ओशंस का ध्यान रखना है। सेम इसी तरह से साउथ अमेरिका किन दो ओशंस के बीच लोकेटेड है। फिर क्वेश्चन हो जाएगा नॉर्थ अटलांटिक ओशन कौन से दोनों कॉन्टिनेंट के बीच लोकेटेड है। ये बिल्कुल आपको माइंड में सोचना है। साउथ अटलांटिक ओशन कौन से दो कॉन्टिनेंट के बीच में लोकेटेड है। इंडियन ओशन के चारों तरफ कौन कौन से कॉन्टिनेंट है, या मतलब किससे घिरा हुआ है। क्या चारों तरफ कॉन्टिनेंट है, या 3 साइड्स कवर्ड बाय कॉन्टिनेंट्स और 1 साइड में इसमें ओशन है। ठीक इसी तरह से ऑस्ट्रेलिया कौन कौन से कॉन्टिनेंट के बीच है, सॉरी ओशन के बीच है।
इस तरह से एशिया और यूरोप चूंकि जुड़ा हुआ है, यहां से हम देखते हैं यूरोप और एशिया कौन से दो ओशन के बीच है, पैसिफिक ओशन के दोनों किनारों पर कौन सा कॉन्टिनेंट है। जब ऐसे आप इसी मैप को सोचते हैं तो आपको लगने लगता है अरे ये तो कुछ ज्यादा ओझिल हो रहा है इधर से उधर। ये विजुलाइज रहने पर नहीं लगेगा ओझिल, बहुत ही मजेदार इंटरेस्टिंग लगेगा और लगेगा बहुत मामूली बात की जा रही है। अब उसके बाद देखिए, जैसे मैंने थोड़ी सी कोशिश और एक कदम आगे बढ़ के किया कि क्या आप पैसिफिक ओशन को इस तरह से देख सकते हैं। पैसिफिक ओशन है और ये पैसिफिक ओशन मैं यहां से लेके आ रहा हूं, ये निशान आप दे रहे हैं, ये इसका एरिया दर्शाता है। यहां पर भी थोड़ा सा इसके साइड से ये गया है, ये जो पैसिफिक ओशन की जब बात होती है यही एरिया है। अब देखिए आराम से आप यहाँ पे पहचान सकते हैं कि एक तरफ नॉर्थ अमेरिका है, इसके ईस्ट में है, क्योंकि ओशन के हिसाब से देखेंगे तो ये एरिया ओशन का ईस्ट है और ये एरिया ओशन का वेस्ट है। क्लियर है इसमें। अब देखिए और देख सकते हैं ये एरिया ओशन का साउथ ईस्ट है, ये एरिया ओशन का साउथ वेस्ट है, ये एरिया वेस्ट है, ये एरिया नॉर्थ वेस्ट है और ये एरिया नॉर्थ ईस्ट है। ऐसे भी देख सकते हैं। यानी कि आपको माइक्रो लेवल पे जो यूपी पीजीटी देने जा रहे हैं, जो यूपी में कोई भी लेक्चरशिप का एग्जाम या जीआईसी का एग्जाम है, उन सब के लिए तो ये और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि मैप से मोर देन 45% क्वेश्चन डायरेक्टली मैप से होते हैं। वो लगता है कि इकोनॉमिक का है, लगता है कि किसी और सेक्शन का है, बट डायरेक्टली ऑन मैप आपको वो चीजें दिखता है और वो पूछता भी है। पैसिफिक ओशन के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट पे नॉर्थ अमेरिका है, या ईस्टर्न पार्ट पे डायरेक्ट कहें तो नॉर्थ और साउथ अमेरिका है। क्लियर है ये। यहां पर देखिए साउथ अमेरिका है, जैसे एल्बर्ट्रस प्लेचू है ना, साउथ ईस्टर्न पैसिफिक प्लेचू, ये सब कई बार पूछा गया यूपी के एग्जाम। अब देखिए ऑस्ट्रेलिया कहां पर है बच्चों, तो देखिए इधर ऑस्ट्रेलिया और इधर एशिया ले लीजिए। पैसिफिक ओशन के साउथ वेस्ट किनारे पर ऑस्ट्रेलिया लोकेटेड, इसी पैसिफिक ओशन के नॉर्थ वेस्ट किनारे पे जापान और ये एशिया का ये पूरा ईस्टर्न पार्ट कामचटका पेनिनसुला लोकेटेड है, चाइना का ईस्टर्न पार्ट, जापान का, रशिया का ईस्टर्न पार्ट। क्लियर है ये। तो ये आप इसको ऐसे मैप सोचने का मतलब है, लिखा हुआ देखो अभी कोई फैक्ट्स नहीं, लेकिन सिर्फ विजुलाइज करने से आप इसमें से 200 फैक्ट्स निकाल सकते। ये जरूरी है आपको कॉपी पेन लेकर के इस पे विचार करने। पैसिफिक ओशन में उम्मीद करता हूं अब आप इसके किनारे के हिसाब से नहीं फंसेंगे। अब देखिए कहां फंसेंगे, तब आ जाएगा एशिया के ईस्टर्न कोस्ट पे कौन सा ओशन है, ऑस्ट्रेलिया का ईस्टर्न कोस्ट कौन से ओशन से कवर है, साउथ अमेरिका के वेस्टर्न कोस्ट पे कौन सा ओशन है, नॉर्थ अमेरिका के वेस्टर्न कोस्ट पे कौन सा ओशन है। ये आप आसानी से बोल लेते हैं, क्योंकि ये वर्षों से जब से आप पढ़ना शुरू किए हैं कॉन्टिनेंट को आधार बना करके आप ओशन को समझ लेते हैं। लेकिन कमीशन अब क्या कर रहा है, काम नहीं चलेगा। कमीशन कह रहा है कि हम ओशन के बारे में पूछ रहे हैं, हम ओशन को आधार बनाएंगे। समझ रहे हैं, तो ये ध्यान रखना है। अब आइए जरा देखिए आगे एक और चेक कराते हैं आपको। अटलांटिक ओशन हमने अभी कहा, जैसे ही बीच से इक्वेटर की लाइन ये जाएगी, ये मैप एक तरह से इमेजिनरी है, स्केल बेस्ड नहीं है, तो आप उस हिसाब से ध्यान रखेंगे। मैं ये कह रहा हूं अगर ये फिर नॉर्थ अटलांटिक और साउथ अटलांटिक हो जाएगा। अब अटलांटिक ओशन के दोनों किनारों पे कौन से कॉन्टिनेंट है, नॉर्थ अटलांटिक के वेस्ट किनारे पर नॉर्थ अमेरिका है, नॉर्थ अटलांटिक के ईस्ट किनारे पर यूरोप प्लस अफ्रीका दोनों है, अफ्रीका भी है और ये यूरोप भी है, ये ध्यान रखना। साउथ अटलांटिक के वेस्टर्न कोस्ट पे साउथ अमेरिका है, साउथ अटलांटिक के ईस्टर्न कोस्ट पे अफ्रीका है।
आप साउथ सदर्न अफ्रीका भी कह सकते हैं, है ना, दक्षिणी अफ्रीका, है ना। तो ये ऐसे करके आप दोनों देशों को रखते हैं तो बहुत ही इजीली आप माइंड में रिकॉल कर पाएंगे। अगर पूछता है केनारी आइलैंड कौन से किनारे पर स्थित है अटलांटिक ओशन के, आपको ध्यान रखना है। आपको अगर ये पूछ दिया कि क्यूबा, जमैका, हैती या कैरेबियन सी की कंडीशन अटलांटिक ओशन के कौन से एरिया में है, तो आपको वो ध्यान में रखना होगा। वहां नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट ऐसे करके दे दिया, तो आपको ध्यान रखना होगा कि किस एरिया में इसको लेके चले। मामूली सी चीजें होती हैं, लेकिन क्वेश्चन के फॉर्म में जब ऑब्जेक्टिव में आता है तो वही आपको वहां सोचने पर मजबूर कर देता है। तो आप इस तरह से इसको देख सकते हैं। अब साउथ अटलांटिक किन दो कॉन्टिनेंट्स को अलग करता है, किसके किसके बीच है? अब देखो, साउथ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका किन दो ओशन के बीच है? तो साउथ अमेरिका के ईस्ट में साउथ अटलांटिक और वेस्ट में साउथ पैसिफिक। अफ्रीका के वेस्ट में साउथ अटलांटिक ओशन, इधर जोड़ लेंगे तो नॉर्थ भी है, और ईस्ट में इंडियन ओशन का हिस्सा आ जाएगा। ये ध्यान में रखना जरूरी है। आइए अब इंडियन ओशन को देखिए, ये इंडियन ओशन का मैप है। ये ध्यान रखना है कि इन मैप्स में कि जब कभी भी आप ये देखते हैं, जैसे देखिए ये बाउंड्री आया इंडियन ओशन का, और यहां से बाहर बाहर से ये गया, ये ऐसे गया। अब देखिए ऑस्ट्रेलिया का तस्मानिया आइलैंड का हिस्सा भी इसी में कवर हो गया। इसका मतलब हुआ कि यहां से ये एरिया ऐसे ऐसे गया, यही किनारा है। अभी हरमुज गजब ढा रहा है, यहाँ पर देख रहे हैं, और रेड सी में भी अब गजब ढाने वाला है, ईरान और इजराइल। ये जो हिस्सा है, इस हिस्से में आपको ध्यान रखना है कि ऑस्ट्रेलिया का मैक्सिमम पार्ट कौन कवर किए हुए है? इंडियन ओशन। तीन वन बाई, है ना, ये देख रहे हैं, ये तीन भाग इसका इसी में, एक ही हिस्से पे पैसिफिक है। तो ये माइंड में आपको रखना है। दूसरी चीज होता है कि इंडियन ओशन के साउथ में ये सदर्न ओशन भी यहां पर है, बट वो 40 टू 45 डिग्री जो लैटिट्यूड्स हैं साउथ में, उसके बाद का हिस्सा उसका पड़ता है सदर्न ओशन का। उससे पहले तक इंडियन ओशन है, तो ये ध्यान रखना है। अब इंडियन ओशन के ईस्टर्न किनारे पर ऑस्ट्रेलिया है। इंडियन ओशन के नॉर्थ में इकलौता बड़े कंट्री के रूप में इंडिया है, और उसके साथ साथ जो देश जुड़े हुए। वेस्ट में देखिए ये अफ्रीका है, मेडागास्कर अफ्रीका। नॉर्थ वेस्ट में देखेंगे तो ये गल्फ का पूरा एरिया है। साउथ में देखेंगे तो सदर्न ओशन है। ऐसे करके ओशन को और कॉन्टिनेंट को सिर्फ अब नाम याद कर लेने से कि ये होते हैं काम नहीं चलेगा। पहले तो एरिया वाइज सीरीज में रहे, दूसरा हो जाता है कि उसका लोकेशन वाइज एग्जैक्ट उसका प्लेस आपको पता हो। जब तक एग्जैक्ट उसकी लोकेशन आपको क्लैरिटी नहीं होगी उन चीजों की, तो आप किसी भी प्रश्न का उत्तर करने के दौरान गड़बड़ी होगी, ऑब्जेक्टिव में भी और सब्जेक्टिव कुछ लिखना चाहें, है ना। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भारत अमेरिकी संबंधों के दायरे में भारत के आर्थिक विकास की रणनीति किस तरह से प्रभावित हो रही है, भारत का लुक वेस्ट पॉलिसी का कॉन्सेप्ट किस तरह से वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बदल रहा है, भारत ईरान संबंधों के मध्य कौन कौन सी ऐसी प्रमुख चुनौतियां हैं जिसका सामना भारत कर रहा है, उसका मूल्यांकन करें या उसका परीक्षण करें, एग्जामिन करें। क्रिटिकल एनालाइज करने के लिए जब आपको कोई चीज दी जाती है तो लोकेशन बहुत मायने रखता है, जियोपॉलिटिक्स को समझने में भी, आईआर को भी पढ़ने के दौरान, और ज्योग्राफी तो आप प्योर रूप से पढ़ते ही हैं बिना मैप का, कि मुश्किल है बिना मैप का पढ़ना। तो ज्योग्राफी को जैसे मैप के बिना नहीं समझ सकते, आईआर को भी प्रॉपरली नहीं समझ सकते, जियोपॉलिटिक्स के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को नहीं समझ सकते। इसीलिए आप इन मैप्स को बहुत बारीकी से देखें, और मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आप इन चीजों को समझ लेते हैं तो आने वाले टाइम में जब हम इसके इस सीरीज में
एक एक कॉन्टिनेंट को लेकर के चलेंगे। जैसे अब यहां पर मैं देखूं तो सबसे बिगिनिंग में जाते हैं, एक मैप ये देख रहे हैं। अब इस मैप को अगर हम जब हम एक एक करके पूरे वर्ल्ड को जानने की कोशिश करेंगे तो यहां से हम सीरीज में उठा सकते हैं। इस तरह से यहां से चलें, ऐसे करते हुए यहां पे आके एंड कर दें। तो ये जो हिस्सा है यानी कि नॉर्थ अमेरिका का, इसके सारे फिजिकल फीचर्स को बारीकी से समझा जा सकता है, देखा जा सकता है, चाहे इसके एक्सटर्नल अराउंड द नॉर्थ अमेरिकन अमेरिकन कॉन्टिनेंट्स जितने भी फिजिकल लैंड फॉर्म्स हैं, फिर इसके इनसाइड द नॉर्थ अमेरिका कौन कौन से माउंटेन्स, प्लेट्यू, रिवर्स, लेक, डेजर्ट ये सब हैं, ये आपको कलेक्ट करके जानने की कोशिश करनी चाहिए। फिर इसी तरह से दूसरे नंबर पर हम उधर से आएंगे साउथ अमेरिका, ये पढ़ने के सुविधा के अनुसार है। फिर हम अफ्रीका को जान लेते हैं, फिर यूरोप के बारे में जानेंगे, फिर एशिया, फिर ऑस्ट्रेलिया और लास्ट में अंटार्कटिका से संबंधित कुछ चीजों को समझते हैं। और फिर पूरे ग्लोब पे, पूरे वर्ल्ड को एक साथ अगर सोचते हैं कोई भी लोकेशन कि इंपॉर्टेंट माउंटेन्स ऑफ द वर्ल्ड, तो कहीं ना कहीं से एक सीरीज में बिगिनिंग करनी होगी और कहीं ना कहीं जाकर के उसका एंड करना होगा। तब आप तो लगभग माउंटेन को बोल जाएंगे जो भी महत्वपूर्ण है प्रीवियस एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए। जितने भी यूपीएससी का एग्जाम हो या पब्लिक सर्विस कमीशन जो स्टेट्स के हैं उसके एग्जाम हो, या फिर यूजीसी का हो, या टीजीटी, पीजीटी या असिस्टेंट प्रोफेसर के जितने भी एग्जाम्स हो, उन सब में वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं जो आपको जानना चाहिए। और इसी तरह से जब आप जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ते हैं, क्लाइमेटोलॉजी पढ़ते हैं, ओशनोग्राफी पढ़ते हैं, या ह्यूमन ज्योग्राफी के जितने भी ब्रांचेज हैं, उन सब में इसकी भूमिका होगी।